गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है फरवरी 6। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। आइए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज का न्यूज़पेपर में दिया गया। देखिए, आज का आर्टिकल में फिर से जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब उत्तराखंड ने लागू किया है। उत्तराखंड के बाद अब जो है गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी कमेटी बना दिया गया है। उसको जितने भी संभावना है उसको लेकर सारी रिपोर्ट सबमिट करेगा। ये तो ठीक है। हम लोग बात करेंगे मेंस का भी एग्जाम होने वाला है। शायद मुझे लगता है बिहार का होगा, आई थिंक। और बहुत सारे एग्जाम होंगे जिसमें मेंस का होता है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप क्या समझते हैं, संविधान में इसके क्या प्रावधान है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं और वर्तमान में चर्चा में क्यों रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन बना के पूछेंगे। किसी भी तरह से पूछे, आपको याद रखना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना हमारे संविधान का जो आर्टिकल 44 है उसमें उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 44 हमारा जो संविधान है ना, भाग 4 आप देखिएगा पार्ट 4 में, तो यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 44 क्या कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि हमारे देश में जो है ना क्रिमिनल केसेस में चाहे किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का लोग हो, सब पर एक समान कानून लागू होता है। लेकिन जब सिविल मैटर का बात होता है, सिविल मैटर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो शादी को लेकर, फिर यहाँ पे तलाक को लेकर, सक्सेसर को लेकर, लिव इन रिलेशन को लेकर, ठीक है, यहाँ पे उत्तराधिकारी को लेकर, तो ये तमाम गोद लेने का जो यहाँ पे है, गोद लेने का जो सब्जेक्ट है, ये भी सब सिविल मैटर में आएंगे। तो सिविल मैटर में जब आता है ना, तो विभिन्न धर्म के या लोगों के पर्सनल कानून लागू होता है। जैसे मुस्लिम में आप देख लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा। हिंदू में आप देख लीजिए, हिंदू जो है ना अनडिवाइडेड जो फैमिली लॉ होता है 1956 वाला, उत्तराधिकारी हिंदू उत्तराधिकारी जो नियम है या एक्ट है वो हो गया। फिर आप इंडियन सक्सेसर एक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो है ना विभिन्न धर्मों में विभिन्न कानून लागू होने से क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल स्थिति बन जाती है। ऐसे में जो हमारे न्यायपालिका है उनको सुलझाने में एक दिक्कतें आती है, चुनौती आती है, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इससे एक रूपता नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की जा रहा है। यूनिफॉर्म लागू अगर हो जाता है तो इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान है, मतलब आपको पक्ष में तर्क देना है और विपक्ष में तर्क देना है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है कि आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 बार जो है ना विचार करने के लिए कह चुका है। आप विधि आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, उन्होंने भी जितने भी स्टेक होल्डर है ना सबसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे बात किया है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण पहलू है कि इसको लागू करना चाहिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो, और यहाँ पे पक्ष की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पंथ निरपेक्ष है ना उसको बढ़ावा देगा। देखिए, पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तो विशेष धर्म को यहाँ पे दर्जा दे दिया जाता है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में, ठीक है, मुस्लिम के कानून लागू होते हैं, हिंदुज्म लॉ में हिंदुज्म वाला लागू हो जाता है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो पंथ निरपेक्ष यहाँ पे आपको बढ़ावा मिलेगा, इसलिए हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और एक कानून रहेगा तो जटिल भी नहीं होगा और सिंपल से लोगों को न्याय मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे अगला मुद्दा क्या है हमारा, ये देखिए, यहाँ से बीपीएससी या यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। अभी अमृतसर हवाई अड्डे पर ना उतरा है अमेरिका का जो सेना विमान है ना C-17। क्वेश्चन यही पूछेगा कि अभी जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे भारतीय का एक विमान जो है ना 104 भारतीयों को लेकर वापस पहुंचा किस हवाई अड्डे पे, तो अमृतसर हवाई अड्डे पे। इस फैक्ट को याद रखिएगा। कौन सा विमान का यूज किया गया है, तो अमेरिका का जो सेना विमान है C-17, ये भी याद रखेंगे। हुआ क्या है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने अमेरिका में, और अपने चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कहा था कि अमेरिका में जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं ना कोई भी देश के नागरिक, उनको जो है ना वापसी करवाया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मादक पदार्थ का निर्माण हो रहा है अमेरिका में जो, ठीक है, तो उसकी तस्करी को रोका जाएगा। फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस जो है नियम को यहाँ पे इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। चलिए, ये हो गया यहाँ पे। तो जो फैक्ट बताया ना, अमृतसर हवाई अड्डा याद रखेंगे आप, C-17 यहाँ पे याद रखेंगे, 104 भारतीयों को पहला जो है लेके आया गया है। क्लियर है? तो ये फैक्ट कभी कभी बीपीएससी में पूछ लेता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। देखिए, कई बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए,
उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, झारखंड का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, यूपी पीसीएस का देख लीजिए, मतलब यूपीएससी का देख लीजिए। वहां पर आपको कॉलेजियम सिस्टम से क्वेश्चन जो है ना कई दफा रिपीट मिलेंगे। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, कॉलेजियम सिस्टम का काम क्या होता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के तहत बनाया है, तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए कॉलेजियम जो सिस्टम है ना उसका काम क्या होता है, जो भी जज होते हैं चाहे हाई कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, सिफारिश करते हैं, ठीक है, सरकार को सिफारिश करते हैं कि ये जज बनने के काबिल है, तो सरकार फिर क्या करती है, जो सरकार मतलब मुहर लगाती है और राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं। सेम हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, जजों का ट्रांसफर करने का भी काम करते हैं, ठीक है, सिफारिश कर देते हैं कि इनको इस कोर्ट में भेजा जाए, इनको वहाँ का चीफ जस्टिस बनाया जाए। इसके अध्यक्ष कौन करते हैं, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना अभी संजीव खन्ना है वो करते हैं। 5 मेंबर होता है जिसमें से एक अध्यक्ष होंगे और 4 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। कॉलेजियम सिस्टम ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के तहत इसको बनाया था, ये भी याद रखेंगे आप। देखिए अभी बीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना उसकी संख्या बढ़ाना, जैसे अभी 34 अभी निर्धारित किया गया, 34 से हमको 35 करना है, तो ये पावर किसको दिया गया है, सांसद को दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए हाईकोर्ट का केस की बात करें तो वहाँ पे मान लीजिए अभी जजों की संख्या जैसे मान लीजिए 25 है और ये संख्या बढ़ाना है, तो ये पावर किसको दिया गया है, राष्ट्रपति जी को दिया गया। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे मध्य प्रदेश न्यूज में आ गया है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट में, ठीक है, कि मध्य प्रदेश का पता ना KNP कुनो नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है, कुनो नदी के किनारे है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। क्यों चर्चा में, क्योंकि यहाँ पे चीता को हम लोग क्या कर रहे हैं, पुनर्वास करवा रहे हैं, कहाँ से लाके, नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से लाके। तो ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। अभी 26 जो है ना चीता वहां पर हो गया है सावक वक को मिला के, तो इससे क्या फायदा होंगे, तो इससे जो है वन पर्यटन है ना, फॉरेस्ट पर्यटन, उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक। और वहाँ पे जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहाँ पे रोजगार जनरेट होंगे। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो है चिड़ियाघर है, जू है, तो वहाँ पे जितने भी लोकल लोग हैं उनको वहाँ पे रोजगार मिलता है, लगभग हजारों घरों का फैमिली वहाँ पे उस जू के कारण चलता है। तो अगर वहाँ पे इस तरह का डेवलपमेंट होता है ना तो इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, नेशनल टूरिस्ट आएंगे, लोकल टूरिस्ट आएंगे, तो वहाँ पे जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में वहाँ पर क्या आएगा, उछाल देखने को मिलेगा। तो ये हमारे लिए सकारात्मक कदम है। फिर ये पर्यटन को बढ़ावा देगा, फिर पर्यावरण को बैलेंस करेगा, तो ये सब फायदे चीज़ हैं। नुकसान क्या है, तो जो शावकों को लाया जा रहा है ना, जो भी चीता को लाया जा रहा है, उनको अच्छे से जो क्लाइमेट मिलना चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, उनको निगरानी में रखा जाना चाहिए। तो ये सब चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये वाला याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2022 को 8 नाम्बिया चीताओं को, जिसमें से 5 मादा थी और 3 नर थे, उसको कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। ये कोटेशन है मैकियावेली के द्वारा दिया गया है कि जो मैत्री महानता और उदार चेतना के बजाय धन से खरीदी गई है ना, वह ना तो चल सकती है और ना तो लाभ दे सकता है, ठीक। इससे बहुत डीप जो है ना भाव इसमें छुपा होता है। तो जो लोग समझते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, उनको समझ में आएगा। देखिए मनरेगा कल भी था न्यूज़ में और आज भी न्यूज़ में आ गया। मनरेगा न्यूज़ में क्यों आ गया, पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि मनरेगा के जो लाभार्थी थे ना 1,55,00,000, ठीक है, का जो नाम जो है ना मनरेगा के लिस्ट से हटा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया, फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेशन, ठीक है, बहुत लोग जो है ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए हैं, तो वहां पे अपना नाम का ट्रांसफर करवा लिए, इस कारण से भी यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक। मनरेगा क्या है, मनरेगा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। मनरेगा को इस बार जो है ना 86,000 करोड़ का आवंटन किया गया है 2025-26 का बजट की अगर हम लोग बात करें तो। 2024-25 में भी कितना दिया गया था, इतने ही 86,000 करोड़ रुपया दिया गया था। 1,000 करोड़ रुपया लाभार्थियों के लिए आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जो ग्रामीण भारत है ना, ग्रामीण भारत है, वहां पे जो सदस्य हैं, ठीक है, तो उनको 100 दिनों का रोजगार के लिए गारंटी देता है। ये इसका उद्देश्य है, ताकि वहां पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो रोजगार जनरेट किया जा सके। तो ये सब चीजों को आप याद रखेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा गरीबी से उदान के लिए या गरीबी को खत्म करने के लिए ग्रामीण भारत में सरकार ने क्या प्रयास किया, तो मनरेगा के बारे में चर्चा कर दीजिएगा, ठीक है। 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपके आंसर बहुत अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे जलवायु जो संकट है ना, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया गया। अभी क्यों न्यूज में आ गया है कि क्लाइमेट चेंज से अमेरिका जो है ना बाहर हो गया है। उसने घोषणा कर दिया कि हम क्लाइमेट चेंज से बाहर कर देंगे। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अमेरिका बोल रहा है ना ये एक तरफा है,
देखिए अमेरिका भाग रहा है अपनी जिम्मेदारियों से, ऐसा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप अभी नहीं किए हैं, उनको जो है ना फंड देना है डेवलप कंट्री के द्वारा, ताकि वो क्लाइमेट के अनुकूल टेक्नोलॉजी को अपना सके और जो फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं ना डेवलपिंग कंट्री, उनमें कटौती कर सके। तो इसके लिए फंड चाहिए ना, तो यहाँ पर कौन फंड देगा? डेवलप कंट्री को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना होगा। अब डेवलप कंट्री यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ ले रहा है। अमेरिका जो है ऐसा पहली बार नहीं किया है, जब पहला कार्यकाल में भी आए थे ना डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने भी हटने का निर्णय लिया था। फिर जब बाइडेन आए तो उन्होंने शामिल किया। ठीक, ये चीज़ है न्यूज़ में। क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट, हालिया इम्पैक्ट आपको बता देते हैं। अभी अमेरिका का लॉस एंजेलिस में जो जंगलों में आग लगाना, वो भी किसका परिणाम है? जलवायु संकट का परिणाम है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कॉपरनिकस, जो यूरोप की जलवायु एजेंसी है ना, उसका कहना है कॉपरनिकस। और यूरोप में भी आपने देखा होगा कि वहां पे बाढ़, जंगलों में आग, ठीक है, यूरोप में सूखा, ये तमाम घटनाएं क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। तो आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे। आपको बता दें 1850 जो वर्ष है ना, उसके बाद 2024 में सबसे अधिक गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। हम आपको बता दें, देखिए अमेरिका जो है ना क्लाइमेट चेंज से बाहर हो गया, पेरिस जो क्लाइमेट जो समझौता है उससे बाहर हो गया। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ग्लोबल में? तो जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उन पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब उनको जो है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फंड चाहिए। अब ये लोग जो हट गए हैं, अमेरिका जैसे देश है, डेनमार्क जैसा भी बोलता है कि क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है, वो लोग अपनी जिम्मेवारियों से हट गए, तो इनको फंड कहाँ से मिलेगा? वो लोग अपने खाने पीने रहने के लिए जूझ रहे हैं, आप उसे में आप क्लाइमेट चेंज के लिए फंड कहाँ से सहयोग कर पाएंगे? तो ये उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन जो इंडो पैसिफिक एरिया में जो देश हैं, जैसे भारत हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ठीक है, ये तमाम देशों को यहाँ पे मिलजुल कर काम करना होगा और अपने आगे राह तलाशना होगा। आपको बता दें COP30 का जो सम्मेलन होगा ना, COP30, वो कहाँ होगा? वो होगा ब्राजील का। ब्राजील का कहाँ? अमेजन में। अमेजन जो शहर है ना, वहाँ पर होगा, याद रखेंगे। और COP29 वाला क्वेश्चन पूछ लिया था बीपीएससी में, तो COP30 भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। आपको बता दें हर वर्ष जो है ना क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए 387 अरब डॉलर चाहिए, अमेरिकी डॉलर, और अभी जो है ना 115 अरब डॉलर ही हो पाता है। तो बहुत बड़ा गैप है, उसको फुलफिल करना होगा। आप देखोगे क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है ना, बेमौसम बरसात हो रहे हैं, जो ठंड के जो दिन है ना वो घट जा रहे हैं, जो गर्मी का जो दिन है ना वो बढ़ जा रहे हैं, जंगलों में अचानक से आग लग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज का ही जो है दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमें वैकल्पिक ऊर्जा पे फोकस करना होगा, जो हमें ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करना होगा, हमको सीएनजी पे काम करना होगा, हमको अल्टरनेटिव जो फ्यूल है ना उस पर काम करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ग्रीन हाउस गैस जो है ना का इम्पैक्ट जो है ना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में, आप लॉन्ग वाला क्वेश्चन में जो है ना इंटर्नशिप योजना के बारे में पूछ सकता है। प्रधानमंत्री जो है इंटर्नशिप योजना क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये यूपीएससी पूछ लेगा इस बार। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है ना कॉर्पोरेट मंत्रालय के तहत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? कॉर्पोरेट मंत्रालय। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉर्पोरेट मंत्रालय, पहला फैक्ट हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसको जो है ना 2024-25 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि हर साल, मतलब 5 साल में 500 कंपनियों में जो है ना, 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अभी पहला चरण आप देखोगे ना तो 28,000 से ज़्यादा युवाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। सबसे अधिक जो इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करने वाले जो राज्य है ना, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये भी याद रखेंगे, इंटर्नशिप योजना से क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे ये चीज़ को लिखेंगे। बात करें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, देखिए एआई से क्वेश्चन आना कंफर्म है। ये जो है ना ओपन एआई, जो चैट जीपीटी का यूज करते हैं ना हम लोग आंसर फाइंड करने के लिए, आजकल चैट जीपीटी का बहुत यूज हो रहा है, तो उसके जो है ना सीईओ हैं, ये क्या नाम है इनका, ये देखिए ऑल्टमैन नाम है इसका, ऑल्टमैन। ठीक है, ओपन एआई के सीईओ हैं। तो इन्होंने कहा ना, पहले 2023 में जब भारत आए थे तो उन्होंने कहा कि भारत में वो क्षमता नहीं है एआई को लेकर। अब जो है ना इनका दृष्टिकोण बदल रहा है, भारत को एक मार्केट की तरफ देख रहे हैं, भारत को एआई का अगुवा के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, नेतृत्वकर्ता के रूप में देख रहे हैं। तो ये सब सकारात्मक चीज कैसे बदल रहा है? क्योंकि भारत में पोटेंशियल है। भारत का युवा जो आबादी है ना, अगर आप देखोगे तो 29 ईयर्स एज है भारत का, एवरेज की अगर हम बात करें तो, और 50% इसका पॉपुलेशन की बात करें ना तो 25 से भी कम है। तो हमारा देश ना युवा है और पोटेंशियल इनमें, सीखने की क्षमता है। ठीक है, और जो प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको इतना बता दें कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है उसके सीईओ जो है ना भारतीय मूल के हैं।
और भारत जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलप करने में अग्रणी भूमिका निभाता है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये जो है ना अब जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ना इसको कोविड-19 के समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस योजना को लाया गया था। जो गरीब थे, जो जरूरतमंद थे, जो कि आर्थिक गतिविधियों में जो बाधा हुआ था उसके कारण इनको नुकसान उठाना पड़ा था, उनके लिए ये योजना लाया गया था। तो अभी क्या किया जा रहा ना, जो भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन ले रहे हैं ना, उनके नामों का वहाँ पर क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, क्या वो लोग डिजर्विंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरह से डाटा आपस में साझा किया जाएगा। आयकर जो जिनके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड जिनका आधार से लिंक है ना, तो मान लीजिए जिसका आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, और पैन कार्ड जो है आधार से लिंक है, और वो लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज को ले रहे हैं मुफ्त में, तो उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, लिस्ट कर दिया जाएगा, जैसे अभी क्या मनरेगा में क्या गया ना, उसी तरह कर दिया जाएगा, ताकि जो सही पात्र है, जो सही लाभुक है ना, उनको लाभ मिल सके। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे AI टूल का इस्तेमाल ना करे अधिकारी। अभी सरकारी ऑफिस में जो कंप्यूटर है, जो फोन है, उनमें जो है ना AI जो टूल्स है, जैसे कि आप R1 का नाम सुन सकते हैं। R1 क्या है, जो डीपसीक है ना, चाइना की कंपनी है, AI वाला कंपनी है डीपसीक, वो R1 AI टूल बनाई है। और जैसे कि आपने ओपन AI कौन बनाया है, ने क्या बनाया है, चैट जीपीटी बनाया है, चैट जीपीटी बनाया है। उसी प्रकार डीपसीक जो कंपनी है चाइना का, वो R1 AI टूल्स बनाया। तो इन तरह के टूल्स को जो है ना अपने कंप्यूटर और अपने फोन में इंस्टॉल ना करें, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं। क्यों ना करें, क्योंकि हमारा जो डेटा है, जो दस्तावेज है, उसको सुरक्षा रखने के ध्यान से इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ना, बोल देगा चर्चा मेरा R1 क्या है, तो R1 भी क्या है, चैट जीपीटी की तरह क्या है, AI टूल है। याद रखेंगे, ये चाइनीज कंपनी है और ये सब ओपन सोर्स वाला है। ओपन सोर्स करने का मतलब क्या होता है, इसमें जो है ना आप पे चेंजेस कर सकते हैं और इसमें रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। ये हो गया ओपन सोर्स वाला। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओपन AI का जो चैट जीपीटी ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है, तो ओपन सोर्स ही है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अभी देखिए लीबिया में 18 भारतीयों को बचाया गया। कुल मिलाकर यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, 4 कंट्री का नाम दे देगी और चारों कंट्री में क्या क्या समस्या, जैसे गृह युद्ध है, ठीक है, वित्तीय संकट है, ओके, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मसला है, इस तरह के दे देगा ऑप्शन और बोलेगा मैचिंग करके बताइए। तो आपको बता दें लीबिया में जो ना गृह युद्ध का संकट देखने को मिला है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखिए गृह युद्ध यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी पूछ लेता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो राज्यपाल को लेकर देखिए कोई भी बिल जब सदन में इंट्रोड्यूस होता है, चाहे हम केंद्र पे बात करें या राज्य पे बात करें, दोनों लोकसभा से या राज्यसभा से पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति जब साइन करते हैं ना, तब जाके वो बिल जो है ना विधेयक बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब तक साइन नहीं करेंगे राष्ट्रपति, वो नहीं बनेगा। राज्य के मामले में भी होता है कि गवर्नर जब तक साइन नहीं करेंगे उस बिल पे, तो वो अधिनियम नहीं बनता है। यही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा है। अफीम वाला एरिया है, मैंने डिस्कस किया हुआ है इस पर। कोल वाला एरिया है, मैपिंग देख लीजिएगा। मैंने नीलगिरी पे भी बात किया है, क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है ना ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट के बारे में बीपीएससी ने इस बार पूछ लिया। यहाँ पर K2 वाला भी पूछ लिया है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, जो कौन सा पर्वत है उसका अरेंज करने के लिए पूछ लिया इस बार। मणिपुर का लोकेशन याद रखिएगा, बांग्लादेश का लोकेशन याद रखिएगा, म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है वो याद रखिए, बहुत न्यूज़ में है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।